ये सत्र थोड़ा खासकर हम जो सर्वोदय के लोग हैं उनको थोड़ा चुभ सकता है, क्योंकि अनिल भाई का जो पिछले लंबे 4 दशक का करीब अध्ययन है भूदान का और भूदान में हमारी भूमिका का, वो उसको बहुत छुपा के नहीं रखना चाहते। हम लोगों के सामने उसे मुलम्बा लगा के नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं बहुत साफ तरीके से बात हो जिसमें कि हम कुछ आगे कदम बढ़ा सकें। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे नए तरह से बनारस की जगह हो, वर्धा की हो और जगहों की हो, सरकारें और तमाम सारे दीगर लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही लाखों एकड़ जमीन जो भूदान की विनोबा के पास थी, सर्व सेवा संघ के माध्यम से और सरकार के माध्यम से वितरण होना था, और वितरण की सारी जिम्मेदारी क्योंकि कानूनी सरकार की थी, पर उस सब के बावजूद भी जो सारा उसका बदनामी है वो आदि संस्थाओं के माथे आ रही है, जबकि प्रत्यक्षता हम लोगों की कम से कम बेईमानी वाली और उस तरह की गलतियां तो नहीं ही है, उसमें भ्रष्टाचार हमारी तरफ से तो नहीं, पर इसके बावजूद भी कहीं कुछ कमियां हैं। क्या है और क्या हम नए तरीके से उन जमीनों को लेकर के कुछ पहल कर सकते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हैं। क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अभी कुछ हमारे साथियों ने अनिल भाई से बात करी थी, खासकर आसाम के मामले को लेकर के, वहाँ अभी भूदान का जो है वो कानून रद्द हुआ है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ मध्य प्रदेश में बैठे हैं 1992 में ही भूदान कानून यहाँ रद्द किया गया। तो ये तमाम विसंगतियां हमारे सामने हैं। उन विसंगतियों से को समझना सबसे पहले जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि उनसे हम लोग आगे कैसे उनसे पार पा सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं, उन जमीनों को कैसे ठीक हाथों में दी जा सकती है। हमारे साथ आज अनिल गर्ग जी हैं, मध्य प्रदेश के एक छोटे जिले बैतूल से आते हैं, पर जमीन को लेके जिस तरह की समझ, और सिर्फ समझ ही नहीं, एक किस्म की कंसर्न जो उनके मन में है समाज के प्रति, वो अत्यंत हमको मतलब आश्चर्यचकित भी करती है कि कोई व्यक्ति जमीन और उसके मामलों को लेकर के कितना समर्पित हो सकता है। आप उनसे कभी भी कोई भी बात करिए, वो तीसरे चौथे मिनट में जमीन की बात करते हैं, और आप फिर उस जमीन की बात में उलझ जाते हैं, और फिर वो जो चाहते हैं आप वही बात करते हैं, वो बात जमीन की। जमीन को लेके कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसपास के जितने भी जिले हैं, तकरीबन हर जिलों की जो स्थिति है वनों की, वन भूमि की, राजस्व भूमि की, उन्हें मुखाबले, और लगातार वो संपर्क में रहते हैं शासन के भी, शासन के तमाम विभाग जो इस तरीके के भूमि के उसमें, वो वन का हो, रेवेन्यू का हो, पंचायत हो, सब हो, पर अंततः उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो जमीनें हैं वो लोकहित में किस तरीके से काम आ सकती हैं, कहाँ उन्हें गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया हो। बीच में उनसे बात हुई थी भूदान को लेकर के, तो हमने ये चाहा था कि वो हम सबके, आप सबके बीच में भूदान को लेकर के बात करें, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि कुछ मेरी बातें बुरी लगे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग बहुत स्पष्टता से चीज़ों को नए तरीके से समझना चाहते हैं। भूदान में जो हुआ है ये आगे, वो इसलिए भी समझना जरूरी है कि आगे हम लोग उस बात को ले जाना चाहते हैं कि जो सरकार हमारे माध्यम से, विनोबा के माध्यम से जो लाखों एकड़ जमीन आई है, जो अभी भी बिना बटे पड़ी हुई है, वो कैसे आम लोगों के बीच में आए, उसमें हम कैसे आगे पहल कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों के
के लिए हमने उन्हें आज आमंत्रित किया है, ये क्योंकि एक चिंतन शिविर है, इसलिए हम इस बात को चाहते हैं कि ये जो चिंतन है, इस पर बातचीत है, वो आगे जारी रहे। मैं अत्यंत आदर से अनिल भाई को आमंत्रित करता हूँ यहाँ और अपनी बात। ये बात बिल्कुल सही है कि भूदान आंदोलन लेकर एक ऐसी वास्तविकता है जो सामान्य तौर पर दबी हुई है, जिसको सुनना भी शायद गंवारा ना समझा जाए, लेकिन सुनना तो पड़ेगा कि अगर कोई हल निकालना है, लगे हुए दागों को पूछना है, धोना है, और सबसे बड़ी बात है कि समाज को यदि उसके हक समझना है तो अपनी उन कमजोरियों पर आपको चिंतन करना। अभी सचिन भाई बता रहे थे कि 1950 में लागू संविधान के पहले जो भी संविधान बनाने की प्रक्रियाएं हुई, उन प्रक्रियाओं में भूमि संपत्ति के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा, और उन्हीं चर्चाओं का परिणाम था कि 1950 में देश की आजादी के बाद भूमि सुधार के उद्देश्य को लेकर एक क्रांतिकारी निर्णय राज्यों ने लिया, और तत्कालीन शासकों, मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल इलाके, इनसे निजी कृषि भूमि छोड़कर गांव की शेष जमीन को सरकार ने अर्जित की। इस कानून को उसी समय न्यायालय में चुनौती दी गई, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए इस देश की संसद ने पहला संवैधानिक संशोधन मई 1951 में पुट अप किया, जो 9वीं अनुसूची में इन कानूनों को शामिल करके इन कानूनों के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर, 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर के आसपास जमीनें अर्जित की गई। उस समय मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल था 4 करोड़ 42 लाख। ये 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर जमीन अर्जित तो इसलिए की गई थी, कानून में तो ये लिखा था, संविधान के संशोधन में तो संसद ने ये कहा कि ये जमीन भूमि सुधार के लिए ली जा रही है, ये जमीन भूमिहीनों, आवासहीनों को बांटने के लिए ली जा रही है, ये जमीन पर जो समाज के सार्वजनिक निस्तारी अधिकार हैं उनको भयमुक्त समाज को उपलब्ध करवाने के लिए ये जमीन अर्जित की जा रही है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इस विषय पर भूदान आंदोलन ने 1952 से आज तक विषय विचार ही नहीं किया। मध्य प्रदेश में 1968 में भूदान अधिनियम बना, जिसे 1992 में समाप्त कर दिया। भूदान में कौन सी जमीन मिली? मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो भूदान के तहत लगभग 48,000 हेक्टेयर जमीन मिली, जिसमें से लगभग 38,000 हेक्टेयर जमीन बांटी गई और 8,000 हेक्टेयर के आसपास जमीन नहीं बन पाई। आज कुछ दिनों बाद भूदान में जो जमीन बटी, उन जमीनों को वन विभाग ने व्यापक पैमाने पर वन भूमि बताकर काबिजों को भी दखल किया। यदि आप शिवपुरी, गुना इस तरह चले जाए, वो विवाद आज भी है। अभी भी मुरैना, जौरा, जहाँ सबसे बड़ा आश्रम है उस इलाके का, वहाँ आज भी जमीनों, भूदान की जमीनों के पट्टे निरस्त किए। ये सब क्यों हो रहा है? आदरणीय महोदय, 1950 के कानून और 51 के संशोधन के तहत जो जमीनें मालगुजार, सैकड़ों मालगुजार जमींदारों से अर्जित की गई, वो भारत सरकार की 1950 में जारी एक विज्ञप्ति के कारण, 8 लाइन की एक विज्ञप्ति के तहत
वन विभाग को ट्रांसफर हो गई। ये देश की आजादी उन जमीनों को वन विभाग को सौंपने के लिए नहीं लड़ी। भूदान आंदोलन भी इसलिए नहीं हुआ था, लेकिन भूदान आंदोलन चलाने वालों ने, इस देश के गांधीवादियों ने, जिनने स्वतंत्रता संग्राम में खून और पसीना बहाया था, उन्होंने इस बात का आज तक के विरोध नहीं किया कि जो जमीन भूमि सुधार के लिए अर्जित की गई वो जमीनें आपने वन विभाग को कैसे ट्रांसफर कर दी। और तब से लेकर आज तक वो जमीन वन विभाग अपने अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज कर रहा है, राजस्व विभाग अपने अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज कर रहा है। लाखों लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बताई जाए। इसमें दो चीजें मुझे दो शब्दों में, दो लाइनों में मैं कहूँ तो ये कह रहे हैं कि मैं ताकत रखता हूँ कि आजादी हमको मिली जब की आधी रात, अरे सवेरा तो हुआ ही नहीं। अच्छा, ये आजादी किसके लिए ली गई थी, लड़ाई किसके लिए लड़ी गई, उसको क्या मिला? आपने भूमि कुछ ली, कुछ बांट दी, आज भी वो डंडे खा रहा है, आज भी उसको बेदखल किया जा रहा है। इसलिए तो नहीं। 1950 में अर्जित की गई जमीनों को 1950 में ही भारत सरकार कृषि मंत्रालय की अधिसूचना के तहत वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया। और आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विंध्य प्रांत में 1937 की अधिसूचना के द्वारा राजस्व ग्रामों की निजी भूमि छोड़कर शेष जमीनों को वन विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। भोपाल प्रांत में यही कहानी 1956 में अधिसूचना जारी करके दोहराई गई। मध्य प्रांत में यही कहानी 1955 में अधिसूचना जारी करके दोहराई गई। और बाकी मध्य प्रदेश में यही कहानी 1958 में अधिसूचना जारी करके दोहराई गई। भूदान, मेरा मानना है कि यदि भूदान आंदोलन 1952 में वन विभाग की इन कार्रवाइयों और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की उस विज्ञप्ति का विरोध करता और ये कहता, भूदान आंदोलन ये कहते देश के गांधीवादी कि ये जमीनें तो भूमिहीनों को बांटने के लिए अर्जित की गई थी, ये जमीनें आप वन विभाग को कैसे दे रहे हो, हम इसका विरोध करेंगे। और सड़क पर उतर के अगर विरोध करते तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन भूमिहीनों में बढ़ जाती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक भी भूमिहीन नहीं बसता, एक भी आवासहीन नहीं बसता। भूदान आंदोलन को मालगुजार और जमींदारों से, बड़े भूपतियों से हाथ जोड़कर भूमि दान लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और न ही आज उन विवादों को आपको सुनने की आवश्यकता पड़ती कि सर्वोदय सेवा संघ ने भूदान में जो कुछ भी किया है उसका ये दुष्परिणाम आते क्यों नहीं अपनाई गई पूरी प्रक्रिया। उसके बाद मैं इस मामले में इस देश में भूमि सुधार को लेकर जो बड़े आंदोलन हुए, तेलंगाना आंदोलन हुआ 1950 के बाद, जिसका संसद की संशोधन की में जो चर्चा हुई उसमें बड़ा जोर शोर से उल्लेख हुआ। जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ वो 16 दिन उसकी बहस हुई और उस बहस में कहीं ये नहीं है कि ये जमीनें वन विभाग को ट्रांसफर की जाएंगी और वन विभाग उसके बाद इन जमीनों को लौटाएगा, तब भूमिहीनों और काबिजों में बांट 16 दिन की बहस में इन जमीनों को लेकर यही कहा गया कि भूमि सुधार के लिए एक कानून आवश्यक है, लेकिन वो भूमि सुधार हुआ नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि भूमि सुधार को लेकर जो इस देश में बड़े आंदोलन हुए उसमें भूदान आंदोलन एक मुख्य आंदोलन रहा है जो गांधीवादी तरीके से हुआ। एक अतिवादी आंदोलन हुआ है नक्सलवादी, वो भी भूमि सुधार के विषय को ही लेकर। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों आंदोलनों के प्रभाव के कारण, इन दोनों आंदोलनों की कार्रवाइयों के कारण, इन दोनों आंदोलनों की कार्य प्रणालियों के कारण इस देश में भूमि सुधार असफल ही नहीं हुआ, बहुत अंदर तक दफन हो गया। इसे उभारना आप ही लोगों के बस का काम है। हम जैसे लोग तो संघर्ष में अक्सर असफलता का सामना करते, लेकिन इस सच्चाई को आपको स्वीकारना हो। मैं जब भी आप चाहेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मेरे पास सारी की सारी जानकारियां और सारे के सारे अभिलेख, शासकीय अभिलेख उपलब्ध हैं।
इसके दुष्परिणाम क्या हुए? इस देश में जंगलों का विनाश हुआ। वन विभाग ने जबरदस्त तरीके से इन जमीनों पर मिश्रित प्रजातियों के जो जंगल थे, जो गांव के विस्तार और सार्वजनिक प्रयोजनों के जो स्थान थे, उनका पूरी तरह से विनाश किया और इन जमीनों को धारा 4 में अधिसूचित करके वर्किंग प्लान में शामिल कर दिया। और ये वर्किंग प्लान के आधार पर भारत सरकार, वन मंत्रालय और भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून पूरे विश्व को वन भूमि के फर्जी आंकड़े रोज परोस रहा है। क्या आप लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के वन भूमि और राजस्व भूमि के आंकड़े जब आप एक साथ रखकर उनका जोड़ लगाएंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आपको दिखाई देगी। अरे रबड़ तो है नहीं कि आपने खींच दी और 95 लाख हेक्टेयर जमीन जाता है। 4 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर जमीन के कुल क्षेत्रफल में 95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहां से? यही स्थिति पूरे देश की है। मुझे जहां तक की जानकारी है कि पूरे देश में भूदान आंदोलन को लगभग 42-43 लाख एकड़ जमीन भूदान में मिली थी, जिसमें से आधी ही जमीन बट पाई और आधी जमीन वन विभाग की आपत्तियों के कारण नहीं बट पाई। तो वन विभाग कहां से पैदा हो गया? वन विभाग ने कैसे इन जमीनों पर अपना कब्जा कर लिया, ये सवाल कभी नहीं उठा। कम से कम गांधीवादी संस्थाओं और भूदान सर्वोदय सेवा संघ की तरफ से ये सवाल कभी नहीं आया। इन जमीनों को वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया। इसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 72 लाख हेक्टेयर जमीन धारा 4 में अधिसूचित की गई है, जिसे वर्किंग प्लान में शामिल कर लिया। 1960 से आज 2023 है, धारा 5 से 19 तक की जांच नहीं हो पाई कि इसमें समाज के जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे या समाप्त हो जाएंगे। समाज को उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा या खत्म हो जाएगा, ये आज तक के कहेंगे। भारत की संसद ने 2006 में वन अधिकार कानून 2006 लाया। इस कानून की प्रस्तावना में संसद ने लिखा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय हुआ। तो जनवरी 2008 से वो कानून भी लागू हो गया, लेकिन वन विभाग जो धारा 5 से 19 तक की जांच कर रहा है, वो समाप्त करके उन अधिकारों को मान्यता दिए जाने की कोई कार्रवाई वन विभाग ने जनवरी 2008 से आज तक नहीं की। इन्हीं जमीनों में से लगभग 47 लाख हेक्टेयर जमीन वन विभाग ने वनखंड के बाहर छोड़कर डीनोटिफाइड कर दी, ये वन भूमि नहीं। कानून बन गया मध्य प्रदेश में 1970 में कि ये डीनोटिफाइड जमीनें काबिजो भूमिहीनों और आवासहीनों में बांट दी। आदरणीय उस कानून के तहत आज तक की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं। कहां आपके भूदान आंदोलन में पूरे देश में 42-43 लाख एकड़ जमीन मिली आपको, और कहां यहाँ 47 लाख हेक्टेयर जमीन डीनोटिफाइड होने के बाद भी 72 से आज तक के बटी नहीं। मैं ये आंकड़े और ये जानकारी आपको दे रहा हूं ताकि इसमें जो सवाल छुपे हुए उन पर आप लोग विचार कर सकें कि वो जो 70-72 लाख हेक्टेयर जमीन समाज के अधिकारों के लिए लंबित पड़ी हुई है, जिसको भारत सरकार और भारतीय वन सर्वेक्षण अपने वर्किंग प्लान में संरक्षित वन बता रहा है, उस जमीन पर जो भी समाज के अधिकार 1950 में दर्ज थे, आजादी के पहले दर्ज थे, वो वाजिबुल अर्ज गांव कायदा विस्तार पत्र में आज भी दर्ज है। वो अधिकार, वो अभिलेख आज भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है। ये मांग तो सर्वोदय सेवा संघ की तरफ से हो सकती है कि साहब उन अभिलेखों के आधार पर समाज को उसके सारे अधिकार आप 1 महीने के अंदर अंदर सौंप दीजिए। जो 47 लाख हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डीनोटिफाइड हुई है, उन जमीनों के लिए भी ये मांग तो की जा सकती है कि आप इन्हें कानून बनाए 70 में कि ये जमीनें भूमिहीनों और आवासहीनों में बांट दी जाएगी, ये जमीनें भूमिहीनों और आवासहीनों में बांट दी जाए।
इन जमीनों को, शासकीय जमीनों को बांटने के लिए मध्य प्रदेश में कानून बने। 1954 में बना पड़ा भूमि कृषिकरण अधिनियम, 1966 में बना पड़ा भूमि कृषिकरण अधिनियम, 1970 में बना दखल रहित भूमि कृषिकरण अधिनियम, 1984 में कानून बना। इन किसी भी कानूनों के तहत ये जमीन बंट नहीं पाई, क्योंकि इन जमीनों को वन विभाग ने अपने नियंत्रण और अपने प्रबंधन की जमीन बनाई। इस देश में जब भूदान आंदोलन चालू हुआ 52 में, तो उसके समतुल्य भी लैंड रिफॉर्म मैनुअल बनाए गए। वो लैंड रिफॉर्म मैनुअल बने, उसको क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट मंत्रियों की उस समय कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट भी आई। आपको लैंड रिफॉर्म मैनुअल और लैंड रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट अगर आपको मिले, वो पढ़िए। हर राज्य में बने थे। उसमें बताया गया था कि ये मालगुजार, जमींदार, जागीरदार से जो जमीन अर्जित की है, उस जमीन का क्या उपयोग हो। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था भू प्रबंधन, कि ये जितनी भी जमीनें हैं ये गांव के लोगों को सौंपी जाएंगी, जो उसका खुद प्रबंधन करेंगे। उस जमीनों का कैसे उपयोग करना है, उनकी वनोपज का कैसे विद्यमान करना है, ये गांव का आदमी गांव में बैठ के करेगा। जो आदरणीय जो महात्मा गांधी की और विनोबा जी की मूल कल्पना थी, उसमें हुआ कहाँ और नहीं हुआ। तो जो भूदान आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो भूदान आंदोलन को देख रहे थे, उन्होंने क्या किया? ये सवाल तो मैं आज यहाँ पूछ रहा हूँ, बार बार पूछता हूँ, 1000 बार पूछूं। सारी चीजों के दस्तावेज उपलब्ध है, शासकीय दस्तावेज, क्योंकि भूमि का मामला है, कानून का मामला है। ये तो हो गई हमारी सरकार और हमारे विधानसभा का, संसद का रवैया। अब देश की न्यायपालिका की बात भी करें। इस देश की न्यायपालिका ने टी.एन. गोदावर्मन की याचिका 202/95 में 12 दिसंबर 1996 को एक आदेश दिया, और उस आदेश में इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जमीन राजस्व अभिलेखों में जंगल मत में दर्ज हैं, वो सारी जमीनें आज से वन भूमि मानी जाएंगी, वन संरक्षण कानून के दायरे में। आदरणीय महोदय, 1-1 इंच वन भूमि, जंगल मत में दर्ज जमीन, छोटे झाड़, बड़े झाड़ के जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जला, जंगल खोर, इन सारी जमीनों को तो वन विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 58 तक संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया था, जिसकी धारा 4 और धारा 34 की अधिसूचनाएं भी जारी हो गई। उसके बाद ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जंगल मत की जमीनों को 96 फिर एक बार वन भूमि घोषित कर दिया, और तब से लेकर आज तक वो अधिसूचना भी, वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उस याचिका के लिए न्याय मित्र काम करना है, उस याचिका के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी काम करना है। मेरा ये मानना है कि इस देश का कमजोर वर्ग, इस देश का भूमिहीन वर्ग, इस देश का गरीब वर्ग, इस देश की न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता है, बहुत विश्वास करता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कैसा बदल? मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1/4 हिस्से से ज्यादा हिस्से की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दोनों राज्यों का 4,42,00,000 हेक्टेयर है। मैं आपसे 1.5 करोड़ भूमियों की बात कर रहा हूँ, जो 1950 से प्रारंभिक विसंगतियां आज भी वैसी की वैसी हैं, बल्कि उन विसंगतियों का असर समाज के उस कमजोर वर्ग पर, भूमिहीन वर्ग पर, काबिज वर्ग पर, आपके द्वारा जिन्हें भूमि वितरित की गई थी, उनके ऊपर आज भी पड़ रहा है, गंभीर रूप से पड़ रहा है। उन्हें आज भी बेदखल किया जा रहा है, और वो लोग बार बार ये बात कहने लगे हैं कि ये स्थिति तो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम, राजे रजवाड़ों के टाइम की नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों पर आप लोगों को विचार करना होगा। आज भी चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का। इस चुनाव के अवसर में जो आपकी बात सुन सके, जिसको आप अपनी बात कह सकें, और जो भूमिहीनों, काबिजों, आदिवासियों, दलितों के बारे में सोचता हो,
जिस विचारधारा में इनका स्थान हो उनके लोगों से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि मध्य प्रदेश में 47 लाख एकड़ जमीन हेक्टेयर जमीन आप बांट सकते हो भूमि कागजों में। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 72 लाख हेक्टेयर जमीन पर समाज को आप अधिकार दे सकते हो। आप उस समाज को आज़ादी के इतने साल बाद अन्याय मुक्त भविष्य की गारंटी भी दे सकते हो। धन्यवाद। जय। मैंने इस विषय पे पुस्तकें तो मेरे पास 18-19 पुस्तकें लिखी है मैंने, लेकिन मैं 3 पुस्तक यहाँ लेके आया हूँ, वहाँ है बाहर, आप में से जिसको भी चाहिए हो वहाँ ले लीजिएगा, निःशुल्क है पुस्तक।